नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है, तो चलिए सुनते हैं कहानी नन्ही परी और गरीब लकड़हारा। परियों की एक अलग ही दुनिया थी, जिसे परियों ने अपने जादू से खूब सजाया था। स्वर्ग से भी सुंदर पूरा शहर, जिसमें हर परी खुशी खुशी रहती थी। सभी परियों को अच्छे से जादू करना आता था। रानी परी ने सभी को एक छड़ी दे रखी थी। वही जादुई छड़ी थी। इसी छड़ी के जादू से ये पूरी दुनिया बसाई थी। पृथ्वी पर हर इंसान एक बार इस दुनिया में जाना चाहता था, लेकिन ये किसी के बस की बात नहीं थी। रानी परी को एक छोटी सी बेटी थी, खुशबू। वह पूरे दिन परीलोक में उड़ती रहती थी। खुशबू के पास एक छोटी सी छड़ी थी, जिसे वह जब भी ऊपर करके कहती, मुझे आसमान में ले चलो, तो वह आसमान में पहुंच जाती थी। ऊपर देखने पर परीलोक बहुत सुंदर नजर आता था। एक दिन खुशबू उड़ रही थी, तभी वह उड़ते उड़ते अचानक बादलों से ऊपर पहुंच गई। उसने नीचे देखा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नीचे उसे केवल बादल ही नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद जब वह नीचे की ओर आती है तो देखती है वह परीलोक से पृथ्वी की ओर आ चुकी है। खुशबू बहुत डर जाती है। वह वापस परीलोक जाने के लिए मुड़ती है। तभी वह एक पक्षी से टकरा जाती है। टक्कर होने के कारण उसके हाथ से छड़ी छूटकर नीचे गिर जाती है। खुशबू को अपनी छड़ी को ढूंढने के लिए धरती पर उतरना पड़ता है, क्योंकि उस छड़ी के खो जाने पर उसकी जादुई शक्तियां भी कुछ देर में खत्म हो जाती। खुशबू जब नीचे आती है तो वहां एक घना जंगल था। खुशबू बहुत डर जाती है। वह एक घास के मैदान में जाकर अपनी छड़ी ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब छड़ी नहीं मिलती तब वह रोने लगती है। दूसरी ओर खुशबू के न मिलने पर रानी परी बहुत चिंतित हो जाती है। वह अपने सिपाहियों को उसे ढूंढने के लिए भेजती है। खुशबू परी के रोने की आवाज सुनकर पास ही एक घर में एक लकड़हारे की पत्नी जाग जाती है। वह अपने पति से कहती है, मुझे लगता है कोई बच्चा रो रहा है। यह सुनकर लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी उठाकर बाहर चल देता है। तभी उसका 5 साल का बेटा मोहित कहता है, पिताजी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, कहीं यह कुल्हाड़ी देखकर बच्चा डर ना जाए। दोनों बाप बेटे उस दिशा में चल देते हैं जहाँ से आवाज आ रही थी। लकड़हारे को एक छोटी सी परी रोती हुई दिखाई देती है। वह उसके पास जाने लगता है। तभी मोहित कहता है, रुको पिताजी, मैं जाकर पूछता हूँ। लेकिन लकड़हारा कहता है, नहीं बेटा, कहीं इसने तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा। मोहित कहता है, पिताजी, वह कितनी परेशान लग रही है, मुझे जाने दीजिए। मोहित चुपचाप उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो, यहाँ कैसे बैठी हो और क्यों रो रही हो। खुशबू परी पीछे मुड़कर देखती है तो डर जाती है। वो वहां से जाने लगती है। तभी मोहित उसे रोकता है, रुको परी रानी, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। खुशबू परी कहती है, माँ ने कहा था इंसानों के पास नहीं जाना चाहिए। मोहित उससे कहता है, मेरी माँ कहती हैं कोई भी परेशानी में हो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। वहाँ मेरे पिताजी खड़े हैं, वो भी तुम्हारी मदद करने आए हैं। यह सुनकर खुशबू परी कहती है, मैं गलती से अपने घर से बहुत दूर आ गई। यहाँ मेरी जादुई छड़ी गिर गई है, जिसके कारण मैं घर नहीं जा सकती। मोहित खुशबू परी से कहता है, तुम हमारे घर चलो, वहीं रुक जाना, अभी तो रात है, हम सुबह तुम्हारी छड़ी ढूंढ लेंगे। यहाँ बहुत से जंगली जानवर आते हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। खुशबू परी उसकी बात सुनकर उसके साथ चल देती है। मोहित अपने पिता को सारी बात बता देता है। तीनों घर पहुंच जाते हैं। मोहित की माँ छोटी सी परी को देखकर बहुत खुश होती है। वह कहती है, खुशबू, तुम हमारी मेहमान हो, यहाँ आराम से रहो, लेकिन सुबह अंदर ही रहना, नहीं तो किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। खुशबू बहुत खुश होती है। मोहित की माँ उसे खाना देती है, जिसे खाकर खुशबू कहती है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं अपनी माँ को बताऊंगी। अगले दिन सूरज निकलते ही मोहित अपने पिता के साथ छड़ी को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें छड़ी नहीं मिलती। शाम को दोनों थक हार कर घर आ जाते हैं। खुशबू यह सुनकर बहुत उदास हो जाती है।
उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वह रोने लगती है। मोहित और उसकी माँ उसे चुप कराते हैं। अगले दिन दोनों बाप बेटे फिर से नई जगह छड़ी ढूंढने जाते हैं। जब उन्हें कहीं भी छड़ी नहीं मिलती तो वे अपने घर के लिए खाने का सामान लेने बाजार में जाते हैं। लकड़हारा जब सामान खरीद रहा था तभी मोहित की नज़र पास ही में सुनार की दुकान पर रखी एक छड़ी की ओर जाती है। वह सोने की तरह चमक रही थी। मोहित देखता है कि या तो बिल्कुल वही छड़ी है जैसे परी ने बताई थी। मोहित अपने पिता को सारी बात बता देता है। लकड़हारा सुनार के पास पहुंचता है। लकड़हारा छड़ी के बारे में पूछता है तो सुनार कहता है, भाई कोई इसे मेरे पास बेच गया है, सोने की है। लकड़हारा कहता है, लाला जी इसकी जो भी कीमत हो मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। सुनार उसकी बहुत ज्यादा कीमत मांगता है, जिसे सुनकर लकड़हारा कहता है, तुम इस छड़ी के बदले मेरा मकान और मेरी जमीन ले लो। सुनार मान जाता है। वह लकड़हारे से कहता है, कल मैं आऊंगा, तुम मकान खाली कर दियो, ये ले छड़ी। मोहित छड़ी लेकर बहुत खुश होता है। दोनों घर आ जाते हैं। मोहित खुशबू को छड़ी दे देता है। खुशबू छड़ी पाकर बहुत खुश होती है। खुशबू परी कहती है, आपने मेरी मदद की, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी और आपसे मिलने आऊंगी। मोहित की माँ कहती है, ठीक है बेटी, हम भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हैं। तीनों मिलकर खुशबू परी को विदा करते हैं। खुशबू परी छड़ी की मदद से उड़कर बादलों के पार चली जाती है। उसके बाद तीनों बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि उनका घर और जमीन चली गई थी। सुबह तक तीनों अपना सामान बांध रहे थे, तभी सुनार आ जाता है। तीनों एक बैलगाड़ी में अपना सामान रखकर वहां से चले जाते हैं। सुनार घर को अपने कब्जे में ले लेता है। लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पास के ही जंगल में एक तंबू बनाकर रहने लगते हैं। दूसरी ओर जब खुशबू वापस परी लोक में पहुंचती है तो उसकी माँ बहुत खुश होती है। खुशबू अपनी माँ को सारी बात बताती है। दूसरे दिन खुशबू अपनी माँ रानी परी व अन्य लोगों के साथ मोहित और उसके परिवार से मिलने आती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रानी परी अपने सिपाहियों से उन्हें ढूंढने के लिए कहती है। सिपाही ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें लकड़हारा और उनका परिवार मिल जाता है। वे तीनों को लेकर रानी परी के पास पहुँचते हैं। रानी परी को सारी बात का पता लगता है। रानी परी कहती है, तुमने मेरी बच्चे की जान बचाने के लिए, उसे हमसे मिलवाने के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। तब मोहित की माँ कहती है, महारानी जी, हमने इसे अपनी बेटी माना था। ये आपसे मिलने के लिए बहुत उदास थी, इसलिए इसकी खुशी से अधिक हमें कुछ नहीं लगा। रानी परी अपने सिपाहियों को भेजकर सुनार को छड़ी से दुगना सोना भेजकर मकान और जमीन छुड़वा लेती है। मोहित और उसके परिवार को वापस अपना घर मिल जाता है। जब वे घर के अंदर जाते हैं तो उनके घर में सोने चांदी का भंडार लगा हुआ था। रानी परी कहती है, ये खजाना कभी खाली नहीं होगा। मोहित की माँ ने कहा, ये सब हमने किसी लालच में नहीं किया था। रानी परी बोली, ये मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, और हाँ, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। अब हमें जाना होगा। रानी परी खुशबू को लेकर चली जाती है। मोहित और उसका परिवार बहुत मजे से रहने लगता है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी हीरे की कीमत। पुराने समय की बात है, एक गुरुकुल था। वहाँ बहुत से बच्चे पढ़ते थे। गुरुकुल के आचार्य सभी को शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों के विषय में अवगत कराते थे। उसी गुरुकुल में 3 गहरे दोस्त बन गए थे, श्याम, जुगल और प्रकाश। तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। पूरे गुरुकुल में उनकी दोस्ती के किस्से मशहूर थे। गुरुजी भी उनकी दोस्ती से बहुत प्रभावित थे। तीनों एक साथ रहते थे, एक साथ अध्ययन करते थे, एक साथ खाना खाते थे। उसी गुरुकुल में एक राजकुमार भी पढ़ता था। राजकुमार अपने घमंड में रहता था। वह तीनों को बहुत नीच समझता था। एक बार आचार्य जी ने सभी विद्यार्थियों को बुलाया और सभी को एक छोटे से पहाड़ के पास ले गए। उसके बाद उन्होंने कहा, जो भी विद्यार्थी ऊपर तक चढ़ जाएगा उसे इनाम मिलेगा। सबसे पहले राजकुमार ने कहा, गुरुजी, सबसे पहले हमारा हक बनता है,
हम पहले चढ़ेंगे। राजकुमार चढ़ने लगा। कुछ दूर चढ़ा ही था कि फिसलकर नीचे आ गिरा। यह देखकर सब हंसने लगे। राजकुमार को बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुरुजी के आगे वह कुछ बोल ना सका। उसके बाद बारी बारी से सभी छात्रों ने कोशिश की, लेकिन जो भी चढ़ने की कोशिश करता फिसलकर नीचे आ जाता था। सबसे बाद में उन तीनों दोस्तों का नंबर आया। तीनों ने आपस में सलाह की, श्याम देख, जुगल की पकड़ अच्छी है, वह चढ़ सकता है। अगर हम तीनों कोशिश करेंगे तो कोई नहीं चढ़ पाएगा। हम एक काम करते हैं, मैं और श्याम नीचे से सहारा देंगे। पहले तू मेरे कंधे पर चढ़ जा, फिर जुगल तेरे कंधे पर चढ़ जाएगा। इस तरह वह आधी दूरी तक पहुंच जाएगा। ऊपर ज्यादा फिसलन नहीं है, वह आसानी से चढ़ जाएगा। हम तीनों न सही, एक को तो इनाम मिल जाएगा। यह सुनकर जुगल बोला, ठीक है भाई, जो भी इनाम मिलेगा मैं तुम दोनों के साथ बांट लूंगा। श्याम और प्रकाश ने सहारा दिया और जुगल किसी तरह ऊपर पहुंच गया। कुछ देर बाद तीनों गुरुजी के पास वापस आ गए। उनकी एकता देखकर गुरुजी बहुत खुश हुए। गुरुजी ने एक चांदी की डिब्बी दी और कहा, बेटा जब मुसीबत में हो तब इसे खोलना। चांदी की डिब्बी लेकर तीनों वापस गुरुकुल आ गए। लेकिन अब समस्या ये थी कि उस चांदी की डिब्बी को बांटे कैसे। उन्होंने डिब्बी को एक जगह छिपा कर रख दिया। उसके बाद श्याम ने कहा, हम तीनों में से जो भी मुसीबत में होगा वह इस डिब्बी को खोल कर देखेगा। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन तीनों अपने गुरुकुल के अन्य छात्रों के साथ जंगल में जा रहे थे। चांदी की डिब्बी उन्होंने अपनी जेब में रखी हुई थी। तभी वहां डाकुओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सभी छात्र बहुत बुरी तरह घबरा गए। डाकू उन्हें बंदी बनाकर ले जाना चाहते थे। तभी उनकी नजर राजकुमार पर पड़ी। राजकुमार को उन्होंने पकड़ लिया, जिससे वे राजा से मोटी रकम सोना चांदी लूट सके। बाकी सबको छोड़ दिया। राजकुमार बुरी तरह रो रहा था। कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा था। जब वे राजकुमार को ले जाने लगे तब श्याम ने चांदी की डिब्बी उनकी ओर फेंक दी। चांदी की डिब्बी में एक हीरा था। हीरे को देखकर डाकुओं की नीयत खराब हो गई। वे सब बड़े से हीरे को पाने के लिए आपस में एक दूसरे को मारने लगे। मौका पाकर राजकुमार भागकर अपने बाकी साथियों के पास आ गया। वे सभी भागकर गुरुकुल पहुंच गए। उधर हीरे के चक्कर में सारे डाकू मारे गए। राजकुमार ने श्याम, जुगल और प्रकाश से माफी मांगी। उसके बाद उन्होंने अपने पिता राजा को सारी बात बताई। राजा ने तीनों को अपने राजमहल में बुलाकर सम्मानित किया। जब वे तीनों वापस अपने गुरुकुल आए तो उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इतना कीमती हीरा आपने हमें क्यों दे दिया? यह सुनकर गुरुजी हंसने लगे और बोले, बेटा वह केवल एक कांच का टुकड़ा था जो बिल्कुल हीरे जैसा दिखता था। उसका कोई मोल नहीं था, लेकिन वह अनमोल भी है क्योंकि उसने तुम सबकी जान बचा ली और तुम्हारे दुश्मन को सदा के लिए खत्म कर दिया। अगर तुम उसी समय वह चांदी की डिब्बी खोलकर देख लेते तो तुम उसे पाने के लिए आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते। इसलिए मैंने मना किया था। मुसीबत में तुम्हें हीरे से ज्यादा अपनी जान प्यारी लगी, इसलिए तुम्हारी जान बच गई। उस दिन जब मैं तुम्हें पहाड़ पर चढ़ा रहा था तब तुमने एकता दिखाते हुए अपने साथी को ऊपर चढ़ाने में मदद की। गुरुजी की इस शिक्षा से सभी छात्र बहुत खुश हुए। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी लालची बनिया। एक गांव में एक दुकान थी। गांव में एक ही दुकान होने पर उसका मालिक रतिराम पूरे गांव वालों को लूटता रहता था। शहर बहुत दूर था, इसलिए रतिराम अपने सामान के बहुत ज्यादा भाव रखता था। गांव वालों को मजबूरी में सामान लेना पड़ता था। एक दिन एक किसान रतिराम की दुकान पर आया। किसान भाई, ये गुड़ कैसे दिया? रतिराम 100 रुपए का 5 किलो। किसान ये तो बहुत ज्यादा है, शहर में तो 20 रुपए का 5 किलो मिलता है। रतिराम तो वहीं जाकर ले लो, मैंने मना किया है क्या? जब यहाँ से 2 दिन में शहर पहुँचोगे, वहाँ से गुड़ लेकर गांव आओगे, भाड़े में ही 150 रुपए लग जाएंगे। 4 दिन का काम का नुकसान करके यही गुड़ 170 का पड़ेगा।
अब जल्दी बताओ, लेना है कि नहीं। किसान दुखी होकर गुड़ लेकर चला जाता है। इसी तरह पूरा गांव लालची बनिए से परेशान था, लेकिन इसका कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। लालची रतिराम कभी कभी गरीबों को उधार में सामान दे देता था, बदले में दुगना तिगुना ब्याज लगाकर कभी उनके घर के बर्तन, कभी उनके पशु अपने कब्जे में कर लेता था। गांव में सुजान सिंह एक गरीब किसान खेती से किसी तरह गुजर बसर करता था। उसकी एक गाय को रतिराम ने अपने कब्जे में ले रखा था। उधार पर ब्याज बढ़ता जा रहा था। सुजान सिंह किसी तरह अपनी गाय वापस लेना चाह रहा था। सुजान सिंह, रतिराम ये गाय मुझे वापस कर दे, इसका दूध बेचकर मैं तेरे पैसे चुका दूंगा। रतिराम, जब गाय मेरे कब्जे में है तो दूध भी तो मेरा हुआ, तुझे कैसे दे दूं? पहले पूरा कर चुका फिर गाय ले जाना। सुजान सिंह को बहुत गुस्सा आया। एक दिन अपने घर वालों को समझा बुझाकर सुजान सिंह शहर चला गया। वहां उसने देखा कि सामान बहुत सस्ता है। वह लाला से तो परेशान था ही। वह एक सेठ की दुकान पर नौकरी करने लगा। परचून की दुकान पर नौकरी करते करते उसे 1 साल हो गए। वह पैसे घर भेजता रहा। इसी बीच उसे दुकान के पूरे सामान की जानकारी हो गई कि कितने का माल आता है, कितने का बिकता है। एक दिन उसने अपने सेठ जी को अपने गांव का हाल बताया। यह सुनकर सेठ जी ने कहा, सेठ जी, तू एक काम कर, सुजान सिंह गांव में मेरे नाम से एक दुकान खोल ले। जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा माल मैं भेज दूंगा, लेकिन कभी बेईमानी मत करना। सुजान सिंह, मालिक, इसी बेईमानी ने तो मुझे शहर में लाकर पटका। मैं तो बस उस लाला को सबक सिखाना चाहता हूँ। हमेशा आपकी गुलामी करता रहूँगा। सेठ जी बहुत खुश हुए। उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया। सुजान सिंह को गांव भेज दिया। सुजान सिंह ने ठीक लाला के सामने एक दुकान किराए पर ले ली। उसके 1 सप्ताह बाद ट्रक भरकर सामान आ गया। पूरी दुकान सेठ जी के नौकर आकर सजा गए। यह देखकर रतिराम को बहुत सदमा लगा। वह फटाफट सुजान सिंह के पास पहुंच गया। रतिराम, क्यों बे, ये दुकान खोलने के लिए पैसा कहाँ से आया? मेरा कर्जा कब चुकाएगा? देख, नहीं तो ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि ये दुकान भी मेरी हो जाएगी। सुजान सिंह, चल बता, तेरा कितना पैसा है? रतिराम फटाफट बही खाता देखकर पैसे बताता है। सुजान सिंह उसके पैसे लौटा देता है। यह देखकर रतिराम पूछता है, रतिराम, कहीं डाका डाल कर आया है क्या बे? मैं तेरी रिपोर्ट लिखाने जा रहा हूँ। सुजान सिंह, मैं तो नौकर हूँ। ये तो शहर में बैठे मेरे सेठ जी की दुकान है। बोर्ड पर देख, उनका नाम लिखा है। शहर जाकर उनसे पूछ। रतिराम घबरा जाता है। फिर वह सुजान सिंह से प्यार से बात करने लगता है। वह कहता है, रतिराम, एक काम करते हैं, तेरा लाला तो शहर में बैठा है, उसे क्या पता तू कितने का सामान बेच रहा है। तू मेरे वाले रेट पर सामान बेच, इससे तुझे दुगनी बचत होगी। ऊपर से तनख्वाह अलग से मिलेगी और मेरी दुकानदारी खराब नहीं होगी। ग्राहक यहाँ से ले या मेरी दुकान से, रेट एक ही रहेगा। सुजान सिंह, लाला, तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ। तेरे कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। ना तू मेरी गाय हड़पता, ना मैं शहर नौकरी करने जाता, ना यह दुकान खुलती। ये दुकान मैंने तेरे जुल्मों के शिकार गांव वालों की भलाई के लिए खोली है। यहाँ तो शहर से भी सस्ता माल बिकेगा। चल भाग यहाँ से। धीरे धीरे सुजान सिंह की दुकान चलने लगती है। रतिराम की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं होता। धीरे धीरे सुजान सिंह गांव वालों को उधार भी देने लगा, वो भी बिना ब्याज के। इससे गांव वाले बहुत खुश हुए। महीने में एक दिन सुजान सिंह शहर जाकर पूरा हिसाब सेठ जी को दे आता और सेठ से ही अपना हिस्सा ले लेता। धीरे धीरे सुजान सिंह ने 2 नौकर भी दुकान पर रख लिए। अब उसने दुकान दूसरे गांव में भी खोलना शुरू कर दिया। इधर लाला की दुकान का सारा सामान सड़ने लगा। उसके आटे में कीड़े लग गए। लाला बहुत सस्ता सामान बेचने लगा, लेकिन सुजान सिंह के व्यवहार के कारण लाला से कोई कम पैसों में भी सामान नहीं लेता था। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी चालाक सियार और हिरण की दोस्ती। एक जंगल में एक कौवा रहता था।
जब वह बड़ा हुआ तो उसे एक हिरन जंगल में घास खाता हुआ दिखाई दिया। कौवा बहुत समझदार था। वह पेड़ पर बैठकर हिरण से बातें करने लगा। कौवा, कैसे हो हिरण भाई? हिरण, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? कौवा, मैं बहुत दिनों से तुम्हें यहाँ आते देख रहा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हिरण, हाँ क्यों नहीं, तुमसे अवश्य दोस्ती करूँगा। आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घुमाने चलता हूँ। कौवा हिरण की पीठ पर बैठ जाता है। हिरण तेजी से दौड़ने लगता है। कौवे को बहुत मजा आता है। कौवा, भाई मुझे उड़ने में मजा आता था, लेकिन जमीन में दौड़ने का अलग ही मजा है। उस दिन से हिरण कौवे को दिन भर अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ता रहता था। उसके बाद दोनों उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते। शाम के समय हिरण अपने झुंड में वापस चला जाता। एक दिन जब हिरण झुंड में वापस जा रहा था तो एक सियार उसे देखता रहा। सियार के मुंह में पानी आ जाता है। सियार मन ही मन में, अगर ये हिरण मुझे खाने को मिल जाए तो मेरा पूरा परिवार कई दिन तक इसे खाता रहेगा और मुझे किसी दूसरे जानवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसे पकड़ूं कैसे? ये तो बहुत तेज भागता है। अगले दिन सियार एक योजना बनाता है कि किसी तरह इस हिरण से दोस्ती की जाए। अगले दिन हिरण जब कौवे से मिलने जा रहा था, रास्ते में उसे सियार ने रोका। पहले तो हिरण डर गया। सियार बोला, डरो नहीं भाई, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। हिरण बोला, नहीं भाई, हमारी तुम्हारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तुम हमारे शत्रु हो, तुम हमारे भक्षक हो। मौका मिलते ही तुम मुझे अपना शिकार बना लोगे। सियार, नहीं भाई, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करूँगा, मेरा विश्वास करो। चलते चलते सियार और हिरण दोनों कौवे के पास पहुँच जाते हैं। कौवा, अरे भाई, आज ये साथ में किसे ले आए? हिरण, ये सियार मुझसे दोस्ती करना चाहता है। कौवा, भला शत्रु से भी कभी दोस्ती हो सकती है, ऐसी गलती कभी मत करना। हिरण कौवे की बात मानकर सियार को मना कर देता है। सियार, भाई, मैं तो केवल तुमसे दोस्ती कर रहा था। मैं और सियारों जैसा नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे अपने झुंड से निकाल दिया है। अब तो मुझे जीवन भर अकेला ही रहना पड़ेगा। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। हिरण, अगर ऐसा है तो मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ। यह सुनकर सियार बहुत खुश हुआ। इस तरह तीनों मजे से रहने लगे। एक दिन सियार ने हिरण से कहा। सियार बोला, भाई, क्या यहाँ सूखी घास खाते रहते हो? मेरे साथ चलो, यहाँ पास ही में नई ताजी फसल के खेत हैं, वहाँ मजे से खाने को मिलेगा। हिरण, नहीं भाई, यही ठीक है, अभी कुछ दिन में नई हरी घास आ जाएंगी। सियार, अरे तब वापस आ जाना, मैं भी वापस आ जाऊंगा। हिरण सियार की बातों में आकर उसके साथ चल देता है। कौवा, हिरण भाई, जितना मिल रहा है उतने में सब करो, कहीं और मत जाओ। लेकिन हिरण नहीं मानता और सियार के साथ चल देता है। वहां से बहुत दूर जाने पर लालहाते खेत नजर आते हैं। सियार, देखा भाई, मैंने कहा था ना कि मजा आ जाएगा, अब यहाँ मजे से खाओ। हिरण जल्दी से खेत में खाने पहुंच जाता है। कुछ ही देर में उसका पेट भर जाता है। पूरा दिन खेत में घास खाकर हिरण सियार के संग वापस कौवे के पास आ जाता है। इसी तरह कई दिन तक खेत में खाता रहता है। इधर खेत का मालिक किसान बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन वह खेत में जाल बिछा देता है। हिरण जैसे ही खाने जाता है वह जाल में फंस जाता है। हिरण, अरे सियार भाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं फंस गया। कुछ देर आवाज देने पर सियार वहां पहुंचता है। हिरण को फंसा देखकर सोचता है, अब ये यहाँ से भाग तो पाएगा नहीं, रात को इस पर हमला कर दूंगा। जब घायल हो जाएगा तो जाल काट कर इसे घर ले जाऊंगा। आज तो मेरे बच्चे को इसे खाने में मजा आ जाएगा। कुछ देर में सियार हिरण के पास पहुंच जाता है। सियार, अरे हिरण भाई, यहाँ जाल में कैसे फंस गए? हिरण, अरे अब बातें मत करो, जल्दी से यह जाल काट दो, कहीं खेत का मालिक आ गया तो मुझे मार डालेगा। सियार बोला,
लेकिन भाई मैंने तो बहुत दिनों से कोई शिकार नहीं किया, मेरे दांत पहने नहीं हैं। मैं अभी जाता हूँ, दांतों को पत्थर पर घिसकर पहना कर लेता हूँ, फिर सुबह आकर तुम्हें बचा कर ले जाऊंगा। यह सुनकर हिरण को बहुत गुस्सा आता है और सियार वहां से कुछ दूर जाकर एक झाड़ी के पीछे छिपकर तमाशा देखने लगता है। इधर कौवा जब देखता है शाम होने को है, हिरण वापस नहीं आया, तो वह उसे देखने पहुंच जाता है। उसे जाल में फंसा देखकर कौवा उसके पास पहुंच जाता है। कौवा, हिरण भाई मैंने मना किया था यहाँ आने को, और वो तुम्हारा दोस्त कहाँ है? हिरण, नाम न लो उसका, वह तो बहाना बनाकर चला गया, तुम यह जाल काट दो। कौवा, भाई मेरी चोंच से यह जाल नहीं कटेगा, तुम एक काम करो, यहाँ ऐसे सांस रोक कर पड़ जाओ जैसे मर गए हो, पेट को बाहर तक फुला लो और जब मैं शोर मचाऊं तब भाग लेना। हिरण ने ऐसा ही किया। कुछ देर में किसान खेत में आया, उसने देखा हिरण मरा पड़ा है। यह देखकर उसने जाल खोल दिया। वह जाल को समेटकर एक ओर रखने चल देता है। उसी समय कौवा तेजी से चिल्लाने लगता है। उसकी बात सुनकर हिरण तेजी से भाग लेता है। किसान पलट कर देखता है तो वह एक डंडा फेंक कर मारता है। हिरण तो भाग जाता है, लेकिन डंडा झाड़ी में छिपे सियार के सर पर लग जाता है, जिससे वह मर जाता है। यह देखकर कौवा और हिरण बहुत खुश होते हैं। दोनों अपने पेड़ के नीचे वापस आ जाते हैं। कौवा, भाई शत्रु जात से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी कुएं का मेढक। एक गांव में एक पुराना सा कुआं था। उस कुएं में एक मेढक और मेढकी रहते थे। गांव के लोग उस कुएं से पानी नहीं भरते थे, क्योंकि इस कुएं में गंदा पानी था। एक दिन मेढक ने मेढकी से कहा, हम कब तक यहाँ रहेंगे, चल यहाँ से बाहर चलते हैं। मेढकी बोली, अरे बाहर जाकर क्या करोगे, बिना पानी के हम रह नहीं सकते, जब तक यह पानी सूख नहीं जाता इसी में रहते हैं, बाद में देखा जाएगा। लेकिन मेढक नहीं मानता और वह मेढकी से कहता है, सुन मेढकी, मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुझे बुला लूंगा। मेढकी बोली, सुनो, कोई परेशानी आ जाए तो मुझे बुलाना, मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगी। मेढक बड़ी मुश्किल से दीवार पर चढ़ते चढ़ते कुएं से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने देखा कि जमीन तो बहुत बड़ी है और उससे भी बड़ा आसमान है। हमें तो कुएं से छोटा सा आसमान दिखाई देता था। वह फुदकता हुआ किसी तालाब की खोज में चल दिया, जहां वह रह सके। कुछ दूर जाने पर उसे एक तालाब मिला। वह तालाब में कूदने ही वाला था कि तालाब से आवाज आई। मेढक आवाज सुनकर डर जाता है। मेढक, तुम कौन हो? मछली, हम इस तालाब में रहने वाली मछली हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेढक, मैं इस तालाब में रहना चाहता हूँ, कुएं में रहते रहते मैं बहुत परेशान हो गया था। मछली बोली, लेकिन इस तालाब में हमारा कब्जा है, हम शांति से तैरती रहती हैं, तुम कूद कूद कर हमें परेशान करोगे, तुम कहीं और चले जाओ। मेढक, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कूदूंगा, जैसे तुम तैरती हो मैं बिल्कुल शांत होकर तैरता रहूंगा। यह सुनकर मछली ने उसे वहां रहने की इजाजत दे दी। 2 दिन तक मेढक पानी से बाहर गर्दन निकालकर हाथ पैर मारता रहा और तैरता रहा, लेकिन उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने वहां से जाने की सोची। वह कूदकर बाहर आ गया। मेढक, इतनी बंदिश में कौन रहेगा? वह आगे गया। वहां उसे एक गांव दिखा। वहां एक आदमी नदी से मटकों में पानी भरकर ले जा रहा था। मेढक ने सोचा, एक मटके में छिप जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेढक चुपके से एक मटके में बैठ जाता है। वह आदमी बहुत से मटकों में पानी भरकर उनका ढक्कन लगा देता है और गांव की ओर चल देता है। मटके का ढक्कन बंद होने से मेढक घबरा गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह निकल नहीं पाया। उस आदमी ने मटके को गांव के घरों घरों में दे दिया। उनमें से वह मटका जिसमें मेढक बैठा था वह गांव के जमींदार का था। जमींदार ने अपने नौकर से कहा, आज सर्दी बहुत है, मुझे नहाना है, तुम इस मटके का पानी गर्म कर दो। नौकर ने उस मटके को चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब पानी गर्म होने लगा। मेढक ने सोचा, आज तो मैं मर ही जाऊंगा, अब कुछ नहीं हो सकता।
मटके का ढक्कन बंद है। मेटकी सही कहती थी, जहाँ है वहीं रहते हैं। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझे बचा लो, मैं अपनी मेटकी के पास उसी कुएं में जाना चाहता हूँ। कुछ देर बाद तेज हवा चलने लगी, जिससे चूल्हा बुझ गया। जमींदार ने नौकर से कहा, अरे हवा से चूल्हा बुझ गया, ढक्कन खोल कर देख पानी कितना गर्म हुआ, नहीं तो चूल्हे को दोबारा जला दे। नौकर ने जैसे ही ढक्कन खोला, मेढक तेजी से कूदकर मटके से बाहर आ गया। किसी ने उसे भागते नहीं देखा। वह कूदता कूदता कुएं के पास आ गया। मेढक ने फटाफट कुएं में छलांग लगा दी। मेटकी, हो गई सैर? मेढक जी, या अभी और घूमना बाकी है? मेढक, नहीं, तुम सही कहती थी, जो मिला है उसमें सब्र करना चाहिए। आज तो मैं मरते मरते बचा। फिर मेढक ने सारी बात मेढकी को बताई। मेढकी, भगवान का शुक्र है तुम बच गए। आज से सब कुछ छोड़कर भगवान का ध्यान करते हैं, जिससे हमें इस सब से मुक्ति मिले। इसके बाद दोनों जीवन भर वहीं रहकर भगवान का ध्यान करने लगे। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी अनाथ बेटी। माधोपुर गांव में सावित्री अपनी बेटी अंजना के साथ रहती थी। सावित्री के पति का देहांत हो चुका था। सावित्री गांव के जमींदार के घर में काम करके घर का खर्च चलाती थी। वह अंजना को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी, इसलिए वह बहुत मेहनत से काम करती थी। एक दिन सावित्री ने अंजना से कहा, बेटी मैं काम पर जा रही हूँ। अंजना बाहर खेल रही थी। अंजना ने कहा, माँ आप आज काम पर मत जाओ, मेरे साथ घर पर रहो, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। सावित्री बोली, बेटी काम पर तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे, और फिर पैसे इकट्ठे कर तुझे पढ़ाना है। जब तू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, मैं घर पर रहा करूंगी। यह कहकर सावित्री काम पर चली गई। अंजना खेल में लग गई। दोपहर के समय अंजना घर में सो रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अंजना ने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोस में रहने वाले रामू काका खड़े थे। उन्होंने अंजना से कहा, बेटी तेरा कोई रिश्तेदार है जिसे तू जानती हो? अंजना ने पूछा, काका मेरे मामा मामी पास के गांव में रहते हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? रामू काका ने बताया, बेटी तेरी माँ सफाई कर रही थी और वह गिर गई, अब वह हमारे बीच नहीं रही। ये सुनकर अंजना के होश उड़ गए। वह रोने लगी। रामू काका ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराकर उसके मामा का पता पूछकर गांव के एक आदमी को उन्हें खबर देने भेजा। सावित्री के भाई रमेश ने आकर सावित्री का अंतिम संस्कार किया। उसकी पत्नी ने अंजना को संभाला। अगले दिन रामू काका और गांव के जमींदार अंजना के घर आए। उन्होंने रमेश से बात की। जमींदार ने कहा, रमेश जी ये बच्ची अब अनाथ हो गई है, इसकी देखभाल आपको करनी होगी। सावित्री का देहांत मेरे घर में काम करते हुए हुआ है, इसलिए मैं इस बच्ची के पालन पोषण के लिए 1 लाख रुपए तुम्हें दे रहा हूँ। आप इसका अच्छे से पालन पोषण करना। यह कहकर जमींदार ने रुपए रमेश को दे दिए। रमेश ने कहा, मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूंगा, आप चिंता ना करें। अगले दिन रमेश अपनी पत्नी कुसुम और अंजना को लेकर अपने घर आ गया, लेकिन अंजना का मन नहीं लग रहा था। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वह दिन रात रोती रहती। एक दिन कुसुम ने कहा, अंजना जो होना था वो हो गया, अब उसे भूल जाओ और घर के काम में मेरी मदद किया करो। अंजना ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप मामी के काम में हाथ बटाने लगी। एक दिन अंजना ने अपने मामा से कहा, मामा मैं स्कूल कब जाऊंगी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। रमेश यह सुनकर गुस्से में बोला, हाँ तेरी माँ ने तो बहुत पैसा छोड़ा है तेरे लिए, जो तुझे स्कूल भेजूं। चुपचाप घर में रहना है तो रह, नहीं तो वापस अपने गांव चली जा। रमेश और कुसुम अंजना के पैसे हड़प चुके थे। वे अब अंजना से पीछा छुड़ाना चाहते थे। कुसुम अंजना से सारे घर का काम करवाती और उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। अंजना मामी के अत्याचारों से बहुत दुखी हो गई। वह अकेले में रोती रहती।
वह अब मामा के घर नहीं रहना चाहती थी। एक दिन वह घर छोड़कर चल दी। वह अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन वह चलते चलते शहर पहुंच गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए और क्या करे। उसे बहुत भूख लग रही थी। अंजना सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। तभी उसके पास एक बुढ़िया आई। उन्होंने अंजना से पूछा। अंजना ने रोते हुए सारी बात बता दी। तब बुढ़िया ने कहा, मैं भीख मांग कर गुजारा करती हूँ, तू भी मेरे साथ भीख मांग और पास ही मेरी छोटी सी झोपड़ी है, वहीं रह लेना। अगले दिन से अंजना बुढ़िया माई के साथ भीख मांगने लगी। उसे यह काम पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता था। एक दिन वह भीख मांगते मांगते एक अस्पताल में पहुंच गई। वह अस्पताल के अंदर चली गई। वहां उसे एक डॉक्टर मिले। डॉक्टर ने उससे पूछा, बेटी तुम्हें क्या परेशानी है? तब अंजना ने कहा, डॉक्टर अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो आपके जैसे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बना दीजिए। यह सुनकर डॉक्टर ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? अंजना ने सारी बात उन्हें बता दी। उसकी बात सुनकर डॉक्टर उसे अपने घर ले गए। उन्होंने अपनी पत्नी से अंजना के बारे में सारी बात बताई। उनकी पत्नी को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अंजना को अपने घर में रख लिया और उसे स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीत गया। अंजना बड़ी हो गई। एक दिन वह घर पहुंची और उसने कहा, मम्मी पापा आप कहाँ हो? डॉक्टर की पत्नी अंजना ने से पूछा, क्या बात है बेटी, तुम आज बहुत खुश नजर आ रही हो। अंजना ने उनके पैर छुए और कहा, माँ आज मैं डॉक्टर बन गई, या आप दोनों के कारण हुआ है। आपने एक अनाथ भिखारिन को अपनी बेटी बना लिया। यह कहकर अंजना रोने लगी। डॉक्टर और उनकी पत्नी ने उसे चुप कराया। डॉक्टर ने उससे कहा, बेटी तुम डॉक्टर अपनी मेहनत से बनी हो, हमने कुछ नहीं किया। आज खुशी का दिन है, रोने का नहीं। यह कहकर उन्होंने अंजना को गले से लगा लिया। अगले दिन से अंजना डॉक्टर बनकर अस्पताल में काम करने लगी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर और उनकी पत्नी ने अंजना की शादी करवा दी। अंजना का पति भी एक डॉक्टर था। इस तरह अंजना ने अनाथ होते हुए भी अपनी लगन और मेहनत से अपनी माँ का सपना पूरा कर दिया। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी बंदर बना जंगल का राजा। एक जंगल में एक बंदर और बंदरिया रहते थे। दिन भर पेड़ों पर उछल कूद करते थे। एक दिन बंदर और बंदरिया एक पेड़ की टहनी पर बैठे थे। तभी जंगल के रास्ते उस देश के राजा की सवारी निकली। उसे देखकर बंदरिया ने बंदर से कहा, काश मेरी शादी किसी राजा से हो जाती तो मैं भी ऐसे मजे करती। बंदर को यह बात बहुत बुरी लग जाती है। बंदर, कभी बंदरिया की शादी इंसानों से होती देखी है? भला एक इंसान कभी बंदरिया से शादी करेगा? बंदरिया, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। इस देश के ना सही, कम से कम इस जंगल के तो राजा बन सकते हो। बंदर, तेरा दिमाग खराब हो गया। अगर शेर को पता लग गया तो हमें खा जाएगा। जंगल का राजा शेर ही होता है। बंदरिया, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम जंगल के राजा बन सकते हो और मैं रानी। बंदर, क्या तरकीब है? बंदरिया, सुनो, तुम राजमहल जाकर राजा का मुकुट चुरा करके ले आओ। फिर उस मुकुट को पहनकर राजा बन जाना और कोई पूछे तो कह देना, राजा ने अपना मुकुट देकर मुझे जंगल का राजा बनाया है। अगर किसी ने मेरी बात ना मानी तो राजा के सैनिक उसे पकड़कर मार डालेंगे। बंदर, लेकिन राजमहल से मुकुट कैसे लाऊंगा? वहां तो बहुत पहरा रहेगा। बंदरिया, तुम रात को चुपचाप जाना, जब राजा सो जाए तब मुकुट ले आना। बस अगले दिन से तुम राजा और मैं तुम्हारी रानी। बंदर बोला, अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे सैनिक मार देंगे। तेरे चक्कर में अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकता। बंदरिया, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? सोचो, हमें खाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सभी जानवर यहीं खाना लाकर दे देंगे। राजा के डर से शेर भी तुमसे डरेगा।
बंदर बंदरिया की बात मानकर रात को राजमहल में पहुंच जाता है और वहां से मुकुट चुराकर वापस जंगल में आ जाता है। अगले दिन बंदरिया बंदर को मुकुट पहना देती है। मुकुट को अच्छे से दबाकर बंदर के सिर पर पहना देती है। बंदर को मुकुट चुभ रहा था, लेकिन वह किसी तरह मुकुट को सिर पर बांध लेता है। इधर राजा के महल में अफरा तफरी मच जाती है। राजा अपने सैनिकों को मुकुट ढूंढने का आदेश देता है। मुकुट न मिलने पर वह मुकुट ढूंढने वाले को सोने के सिक्के देने का वादा कर देता है, जिससे बहुत से लोग मुकुट ढूंढने लगते हैं। जंगल में बंदर एक ऊंची सी जगह पर बैठकर कहता है, बंदर सुनो, जंगल में रहने वाले सारे जानवर, हमारे महाराज ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। अब से शेर जंगल का राजा नहीं है। अगर किसी ने मेरी बात ना मानी तो राजा के सैनिक उसे मार देंगे। सभी जानवर उस चट्टान के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। वहां शेर भी पहुंच जाता है। पहले तो बंदर शेर को देखकर डर जाता है, लेकिन बंदरिया की आंखें दिखाने के बाद वह बहुत अकड़ के साथ शेर से कहता है, बंदर सुन बे शेर, आज से मैं राजा हूँ, तू मेरी प्रजा। आज से तू हमारे लिए फल और खाने का सामान लाएगा। बाद में यहाँ आकर मेरे पैर भी दबाएगा, नहीं तो मैं महाराज से कहकर तुझे पिंजरे में बंद करवा दूंगा। शेर बोला, ठीक है महाराज, लेकिन क्या राजा ने तुम्हें यह मुकुट अपने हाथों से पहनाया है? बंदर बोला, हाँ, कल राजा ने मुझे बुलाया और कहा शेर बहुत दिन से जंगल का राजा है, अब से तुम्हें जंगल का कामकाज संभालना है। तुम पेड़ के ऊपर बैठकर पूरे जंगल पर नजर रखना। फिर उन्होंने अपने हाथ से यह मुकुट मुझे पहना दिया। इसके बाद पूरा जंगल बंदर को शेर मानकर उसकी सेवा में लग जाता है। बंदर के साथ बंदरिया के भी मजे आ जाते हैं। अब बैठे बैठे खाना आ जाता था। कई जानवर उनकी सेवा में लगे रहते थे। समय बहुत अच्छे से बीत रहा था। एक दिन एक बैलगाड़ी पर बैठकर एक आदमी जंगल के रास्ते से गुजरा। उस समय बंदर का दरबार लगा हुआ था। उसने दूर से देखा कि बंदर मुकुट पहनकर एक पत्थर पर बैठा है और सब पर हुक्म चला रहा है। गाड़ी वाला जल्दी से राजा के पास गया और उसने सारी बात राजा को बताई। राजा ने उसी समय सैनिकों की एक टुकड़ी जंगल में भेजी। बंदर और बंदरिया दोनों को पकड़कर राजमहल में लाया गया। बंदर बोला, मरवा दिया तूने, अब राजा जिंदा नहीं छोड़ेगा। बंदरिया बोली, मुझे भी डर लग रहा है। राजा जब बंदर को मुकुट लगाए देखा तो वह जोर से हंसने लगता है। राजा बोला, सैनिकों, इस बंदर से मुकुट छीन लो और इसे जेल में डाल दो। बंदर बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, इस बंदरिया के कहने पर मैंने ये काम किया था, इसे रानी बनना था। राजा, ठीक है, इसे भी तुम्हारे साथ जेल में डाल देते हैं। दोनों को 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। इधर जब जंगल के राजा शेर को यह बात पता लगती है तो वह बहुत क्रोध में आ जाता है। शेर, आने दो इस बंदर और बंदरिया को छूटकर, इन दोनों को एक ही दिन में चट कर जाऊंगा। 1 महीने बाद दोनों को राजा के सामने पेश किया जाता है। बंदर, महाराज हमें जेल में ही पड़े रहने दीजिए, अब तक पूरे जंगल को चोरी वाली बात पता लग गई होगी और शेर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। राजा, सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए, तुमने 2 राजाओं को धोखा दिया है। ठीक है, मैं अपने सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजता हूँ, जो मेरा संदेश शेर को पढ़कर सुनाएंगे कि तुम्हें मारा ना जाए। बंदर और बंदरिया सैनिकों के साथ जंगल पहुंच जाते हैं। सैनिक शेर को राजा का संदेश दे देते हैं। उसमें लिखा था कि इन बंदर और बंदरियों को मारा ना जाए, बाकी की जो सजा दोगे वो इन्हें दे सकते हो। शेर बोला, ठीक है, आज से पूरे जंगल में सबके खाने का प्रबंध तुम दोनों करोगे। अगर जंगल का कोई जानवर भूखा रहा तो तुम्हारी खैर नहीं। अब बंदर और बंदरिया जंगल में जहां भी जाते सब उनका एक दिन का महाराज कहकर मजाक उड़ाते थे। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी नन्हा चरवाहा। गांव के एक स्कूल में मेरा तबादला हुआ। मेरे पति राजू बहुत परेशान हो गए। वो कहने लगे,
अंजलि, तुम अकेले अनजान गांव में कैसे रहोगी? छोड़ दो ये नौकरी। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, आपको पता है मुझे कितनी मुश्किल से ये सरकारी नौकरी मिली है। 2 या 3 साल में ट्रांसफर ले लेंगे। तुम्हें पता है मुझे बच्चों को पढ़ाना कितना अच्छा लगता है। मैं सब संभाल लूंगी। राजीव को किसी तरह समझा तो दिया, लेकिन मैं खुद अंदर से डर रही थी। शहर की बात और है, नए गांव में रहना, वहां नौकरी करना, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए चुपचाप सामान पैक कर लिया। राजीव ने कहा, अंजलि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, वहां 1-2 दिन रुककर तुम्हें सेटल करके वापस आ जाऊंगा। मैं इस बात से बहुत खुश थी कि चलो 2-3 दिन ही सही ये मेरे साथ होंगे तो डर कुछ कम लगेगा। सुबह की ट्रेन पकड़कर हम गांव के लिए निकल गए। ट्रेन से उतरकर बस लेनी होती है जो कि गांव से 3 किलोमीटर पर उतार देती है। वहां से कोई तांगा लेना होगा। ट्रेन तक तो ठीक था, लेकिन गांव जाने वाली बस में तो बुरा हाल हो गया। उसमें चढ़ना ही मुश्किल था। खड़े खड़े हालत खराब हो गई। गर्मी ऊपर से थी। वो तो अच्छा हुआ केवल 3 किलोमीटर का सफर था। दोपहर के 3 बजे हम गांव में पहुंच गए। सीधे स्कूल गए। वहां जाकर देखा तो छुट्टी हो चुकी थी। टूटा फूटा स्कूल था। बाहर बड़ा सा बरामदा था, वहीं एक कुर्सी पर चौकीदार बैठा था। देखते ही दौड़कर आया और बोला, आप ही नहीं मास्टरानी है? मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। चलिए आपको प्रिंसिपल साहब के घर ले चलता हूँ। कुछ ही देर में हम प्रिंसिपल रघुवीर सिंह के घर पहुँच गए थे। रघुवीर जी बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरे रहने खाने पीने का सब इंतजाम अच्छे से कर दिया था। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी तो मेरे पति राजीव ने कहा, आज गांव में घूमने चलते हैं, इससे तुम्हारी कुछ लोगों से पहचान भी हो जाएगी और राशन का जरूरी सामान भी ले आएंगे। हम दोनों सुबह 10 बजे निकल गए गांव घूमने। गांव के बाहर हरी घास का मैदान था। वहां एक ऊंचा टस टीला बना हुआ था। उसी पर पहली बार मैंने मंगल को देखा। वो भेड़ें चरा रहा था। 8 साल का रहा होगा। छोटा सा बच्चा हाथ में एक लकड़ी पकड़े हुए भेड़ बकरियों को हाँक रहा था। मैं उस टीले पर चढ़ गई। मेरे पति भी वहां आ गए। टीले पर चढ़कर पता लगा कि या तो बहुत छोटा सा गांव है, टीले से पूरा गांव दिखता था। मैंने मंगल से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो? मुझे आश्चर्य से देखने लगा, फिर वह हंसने लगा। मुझे कुछ गुस्सा आ गया, फिर भी मैंने अपने को शांत करते हुए उससे पूछा, क्या हुआ, इसमें हंसने की क्या बात है? वह बोला, नहीं नहीं मेम साहब, पहली बार किसी ने बेटा कहा है, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा। राजीव जी ने उससे पूछा, क्यों तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्या कहती हैं? यह सुनकर मंगल के चेहरे के भाव बदल गए। हंसी की जगह एक उदासी ने उसके चेहरे पर डेरा जमा लिया था। वह बोला, मेरा कोई नहीं है, ना घर, ना बाप, ना माँ, ना भाई, ना बहन, बस ये भेड़ बकरियां ही मेरे साथी हैं। यह सुनकर मुझे एक धक्का सा लगा। मैंने उसे अपने पास बिठाया और पूछा, तुम कब से इस गांव में हो? मंगल बोला, मेरा तो जन्म ही इस गांव में हुआ। माता पिता शहर गए थे पैसे कमाने, वहां कोई बीमारी फैल गई, फिर कभी वापस नहीं आए। मैंने पूछा, सारा दिन भेड़ चराते हो या पढ़ने भी जाते हो? मंगल मेरी बात सुनकर सिर खुजलाने लगा। आप स्कूल में पढ़ाने आई हैं क्या? मेरे हाँ कहने पर वह बोला, मुझे कौन पढ़ाएगा, और पढ़ने जाऊंगा तो भेड़ कौन चराएगा? मैंने उससे पूछा, क्या तुम पढ़ लिख कर कुछ बड़ा नहीं करना चाहते? वह बोला, पहले तो पेट भरने के बारे में सोचना पड़ता है, बाकी चीजें तो बाद में आती हैं। मैं उसकी बात से बहुत प्रभावित हो रही थी कि कैसा लड़का है, बेफिक्र, अपने आप में मस्त, जैसे इसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मैं और राजू चुपचाप अपने घर वापस आ गए। अगले दिन राजू को वापस लौटना था तो मैं उदास थी। उन्हें बस अड्डे तक छोड़ने जा रहे थे, तभी मंगल आ गया। वह बोला, लाइए मैं आपका सामान ले चलता हूँ। मैंने कहा, नहीं बेटे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, हम ले जाएंगे। मेरे पति राजू ने भी इस बात का समर्थन किया। मंगल ने जिद करके सामान ले लिया और साथ चलने लगा। चलते चलते उसने कहा, पहली बार किसी ने मुझे बेटा कहा है,
चाचा आप जाओ, चाची को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इनका ध्यान रखूंगा। अचानक से एक नया रिश्ता सुनकर हम दोनों हंसने लगे। बाद में गांव में रहते रहते मुझे पता लगा यहाँ हर इंसान एक दूसरे को किसी न किसी रिश्ते से बुलाता है, जैसे ताऊ ताई चाचा चाची। मैं स्कूल में पढ़ाने जाती तब मंगल भेड़ चराने जाता था। वहां से आने के बाद मेरे पास आ जाता, मैं उसे खाना खिला देती थी। शाम को मुझे गांव से सारा सामान ला देता था। रात को वह चला जाता था। मैंने उसे कई बार रुकने को कहा कि खाना खाकर चले जाना, लेकिन वह रुकता नहीं था। एक दिन मैंने मंगल से कहा, दोपहर को मुझसे पढ़ा करो, कुछ सीख जाओगे तो मैं तुम्हारा नाम स्कूल में लिखवा दूंगी, भेड़ों का भी कुछ इंतजाम कर लेंगे। मंगल ने पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने उसके अंदर एक बात देखी कि वह हर चीज को एक ही बार में सीख जाता था। उसे सब कुछ बहुत जल्दी याद हो जाता था। एक दिन मैंने मंगल से कहा, मैंने बात कर ली है, तुम्हारा नाम स्कूल में लिखवा रही हूँ, तुम यहीं रहना मेरे पास, भेड़ चराना बंद कर दो, तुम्हारे खाने पीने रहने का सब मैं देख लूंगी, तुम बस पढ़ने पर ध्यान दो। मेरी बात सुनकर वह एक आज्ञाकारी बेटे की तरह हाँ हाँ करता रहा। मंगल मेरा बहुत ध्यान रखता था। वह पढ़ने लगा। क्लास में सबसे ज्यादा नंबर मंगल के ही आते थे। इसी तरह 3 साल बीत गए। मेरा तबादला होना था। मैंने मंगल को सारी बात बताई तो वह रोने लगा। बोला, चाची मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैंने कहा, तुम यहाँ मन लगाकर पढ़ना, मैंने तुम्हारा सब इंतजाम कर दिया है, इसी घर में रहना, घर का किराया, खाना पीना, सब इंतजाम के लिए पैसे हर महीने प्रिंसिपल साहब से ले लेना, मैं उन्हें मनी ऑर्डर भेजती रहूंगी। मंगल मान गया। वह मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने आया। जब मैं जाने लगी तो उसने मेरे पैर छुए और वह रोता रहा। आंखें तो मेरी भी नम हो गई थी। वहां से आने के बाद अगले 3 साल तक मैं पैसे भेजती रही और प्रिंसिपल से मंगल के बारे में पूछती रही। उसके बाद प्रिंसिपल ने बताया कि मंगल शहर चला गया, किसी को कुछ बताकर नहीं गया। मुझे उसके इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आई। मैं उसे अपना पता और फोन नंबर देकर आई थी कि कोई परेशानी हो तो फोन करना। इसी तरह 5 साल बीत गए। न मुझे मंगल के बारे में पता लगा, न मंगल ने मुझसे मिलने की कोशिश की। मैं लगभग उसे भूल चुकी थी। आज रविवार का दिन था। मैं देर से उठी। राजीव ने आज नाश्ता बनाया था। हम दोनों घर के बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी पुलिस की गाड़ी हमारे घर के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक पुलिस ऑफिसर हमारे पास आया। उन्हें देखकर राजीव और मैं खड़े हो गए। राजीव ने पूछा, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? लेकिन वह इंस्पेक्टर कुछ नहीं बोला और हमें देखता रहा। राजीव ने मेरी ओर देखा। मैं भी सकते में थी कि हमारे घर पुलिस क्यों आई। तभी उसने आगे बढ़कर राजीव के पैर छुए, फिर मेरे पैर छुए। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, वह बोला, चाची आपने इस भेड़ चराने वाले बेटे को तो भूल ही गई। मैं कुछ बोल ना सकी। मेरी आंखें भर आई थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं था, यह सब कैसे हुआ। हजारों सवाल मन में थे, लेकिन मुंह नहीं खुल रहा था। मंगल एक इंस्पेक्टर के रूप में हमारे सामने खड़ा था। राजीव ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। उसने बताया कि कैसे वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर आ गया। यहाँ वह काम भी करता और पढ़ता भी था। इसी तरह पढ़ते पढ़ते उसने ग्रेजुएशन पूरी कर ली। अभी 2 दिन पहले ही उसकी नौकरी लगी है। वह सबसे पहले यह खबर सुनाने हमारे पास आया था। मुझे मंगल को देखकर बहुत खुशी हुई। मेरे जिद करने पर वह हमारे साथ ही रहने लगा। 6 महीने बाद मैंने एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करा दी। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी किसान के आलसी बेटे। एक गांव में मुरलीधर नामक एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसके 2 बेटे आदर्श और कृष्णा थे। मुरलीधर बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके दोनों बेटे बहुत आलसी थे। मुरलीधर अपने बेटों की इस आदत से बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी विभा से कहा, हमारे दोनों बेटे घर में पड़े रहते हैं, क्या ये कभी कोई काम करेंगे या नहीं? विभा ने दुखी होते हुए कहा, आप काम की बात कर रहे हैं? ये दोनों तो खाने के अलावा उठकर बैठते भी नहीं हैं, दिन भर बिस्तर पर पड़े रहते हैं।
मुरलीधर सुबह तड़के ही खेत पर जाने के लिए निकल जाता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं बीमारी का बहाना कर घर पर रुककर अपने बेटों को खेत पर भेजूं। यह सोचकर उसने पेट दर्द का बहाना किया और अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और खेतों में कटाई करना बहुत जरूरी है। तुम दोनों आज खेत पर जाकर कटाई का काम करो। यह सुनकर आदर्श ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, हम दोनों अभी जाकर कटाई का काम शुरू कर देते हैं। मुरलीधर बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से अपने बेटों को काम समझाकर खेत पर भेज दिया। उनके जाने के बाद मुरलीधर ने अपनी पत्नी विभा से कहा, तुम तो बेकार ही इन्हें आलसी कहती रहती हो। देखो आज मेरे दोनों बेटे जाकर खेत काटेंगे और मेहनत करेंगे। यह सुनकर विभा हंसने लगी। फिर उसने अपनी हंसी रोककर कहा, आपसे ज्यादा मैं अपने बेटे को जानती हूँ। आप कल जाकर देखें, वो दोनों एक दिन का भी नहीं काटेंगे। यह सुनकर मुरलीधर बोला, चलो कल पता लग जाएगा वे दोनों आलसी हैं या मेहनती। शाम को दोनों बेटे वापस आ जाते हैं। मुरलीधर उनसे पूछता है, बेटा खेत पर कितना काम हुआ। इस बार कृष्णा जवाब देता है, पिताजी आप तो बेकार में परेशान हो रहे थे, हमने तो एक ही दिन में पूरा खेत साफ कर दिया। मुरलीधर विभा की ओर देखकर बोला, देखा मेरे बेटे कितने मेहनती हैं, तुम तो बेकार में इन पर शक करती हो। इस पर विभा बोली, मैं तो आंखों देखी पर विश्वास करूंगी। अगले दिन मुरलीधर खेत पर पहुंच जाता है। उसका पूरा खेत कट चुका था। वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने दोनों बेटों से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुमने एक ही दिन में इतना काम कैसे कर लिया? इसमें तो कम से कम 10 दिन लगते। तभी आदर्श बोला, पिताजी हमने आसपास के गांव वालों को बुलाया और कहा, इस पूरे खेत को एक दिन में काट दो। उन्होंने पूरा खेत एक दिन में काट दिया। हम तो वहाँ पेड़ के नीचे सो गए थे। मुरलीधर बोला, क्या और फसल का क्या हुआ? तभी कृष्णा बोला, जिस गांव वाले से जितनी काटी गई वो उतनी ले गया। यहाँ तक कि कुछ गांव वाले तो फसल का गट्ठर घर रखकर दोबारा फसल काटने आ गए। देखते ही देखते पूरा खेत कट गया। ये सुनकर मुरलीधर ने अपना सर पकड़ लिया। हे भगवान, तुम दोनों ने पूरे साल की मेहनत एक दिन में मिट्टी में मिला दी। इससे तो अच्छा था तुम दोनों घर पर ही पड़े रहते। यह देखकर विभा बोली, अब हम पूरे साल अपना पालन पोषण कैसे करेंगे? इन मूर्खों ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मुरलीधर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह निराश होकर घर आ गया। आदर्श ने घर आकर कहा, पिताजी आपने खेत काटने के लिए कहा था, आपने यह नहीं कहा था कि फसल को घर लाना है। वैसे भी हम लोग इतनी मेहनत नहीं कर सकते। अगले दिन मुरलीधर ने कहा, तुम दोनों को यह घर छोड़कर जाना होगा। मैं तुम्हारा बोझ अब नहीं उठा सकता। मैं और मेरी पत्नी किसी तरह गुजर बसर कर लेंगे। चलो निकलो यहाँ से। मुरलीधर दोनों बेटों को घर से निकाल देता है। दोनों पूरे दिन भूखे प्यासे गांव में भटकते रहते हैं। शाम तक उनका भूख से बुरा हाल हो जाता है। किसी तरह वे एक पेड़ के नीचे रात काटते हैं। अगले दिन वे दोनों एक बनिए के खेत पर पहुंच जाते हैं। आदर्श बनिए से कहता है, सेठ जी हमें कुछ खाने को दे दीजिए, बदले में आप जो भी काम कहेंगे हम कर देंगे। सेठ उन दोनों को खाना खिला देता है। बदले में पूरे दिन उनसे मजदूरी करवाता है। शाम को दोनों उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं। कृष्णा आदर्श से कहता है, अगर हमने अपने माता पिता का साथ दिया होता तो आज हमें यह सब नहीं देखना पड़ता और हमारे कारण हमारे माता पिता भी भूखे ना मर रहे होते। तभी आदर्श कहता है, हाँ भाई तू ठीक कहता है। चल हम दिन में सेठ के खेतों में मजदूरी करेंगे और रात को अपने खेतों पर काम करेंगे। कड़ी मेहनत करके फसल उगाएंगे। दोनों भाई दिन रात मेहनत में जुट जाते हैं। इधर मुरलीधर एक सेठ की दुकान पर नौकरी कर लेता है और कम तनख्वाह में किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहा था। इसी बीच गांव में एक प्रतियोगिता होती है जिसमें सबसे अच्छी फसल के लिए इनाम दिया जाना था। मुरलीधर भी प्रतियोगिता देखने पहुंच जाता है। जब इनाम की घोषणा होती है तो पहला पुरस्कार मुरलीधर को मिलता है। यह देखकर वह कहता है, आपसे कोई गलती हुई है।
मेरी फसल तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। तभी गांव का जमींदार कहता है, मुरली भाई, यह कमाल तुम्हारे दोनों बेटों ने किया है। इन दोनों ने रात दिन मेहनत करके बहुत कम समय में फसल उगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। तभी उसके सामने उसके दोनों बेटे खड़े हो जाते हैं। आदर्श और कृष्णा उसके पैर पकड़ लेते हैं। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास घर से निकलते ही हो गया था, इसलिए हमने मेहनत करके यह फसल उगाई है। मुरलीधर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन के बाद तीनों बाप बेटे मेहनत करने लगे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी पंडित जी की बकरी। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ कराकर किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। गुजर बसर बहुत मुश्किल से होती थी। एक दिन ब्राह्मण किसी के घर पूजा कराने गया। वहां उसके यजमान ने उसे एक बकरी दे दी। ब्राह्मण का घर बहुत दूर था। वह मन ही मन सोचता जा रहा था, इस बकरी को अच्छे से पालेंगे, या दूध देगी, उसे बेच देंगे, उससे जो पैसे आएंगे उससे घर का गुजारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसी समय जंगल के रास्ते पर तीन ठग बैठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बकरी ले जाते देखा तो उनके मुंह में पानी आने लगा। पहला बोला, अगर आज ये बकरी हाथ लग जाए तो शाम को दावत हो जाए। दूसरा बोला, ब्राह्मण ऐसे तो बकरी देगा नहीं, कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। तीसरा बोला, मेरे पास एक कमाल की तरकीब है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना, अब पेड़ के पीछे छिप जाओ। तीनों पेड़ के पीछे छिपकर बकरी हड़पने की योजना बनाते हैं। उसके बाद पहला ठग ब्राह्मण के पास जाकर कहता है, ये क्या पंडित जी, कंधे पर कुत्ता लाद कर जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण गुस्से से कहता है, मूर्ख, मेरे कंधे पर बकरी है, कुत्ता नहीं, अंधा है क्या तू? यह सुनकर ठग हंसने लगता है, पंडित जी, आपके कंधे पर कुत्ता है, अगर किसी को पता लग गया कि एक पंडित कंधे पर कुत्ता लेकर जा रहा है तो कितनी बदनामी होगी। पंडित जी ने कहा, यह बकरी मुझे यजमान ने दी है, कुत्ता कैसे हो सकता है? तू अपनी आंखों का इलाज करवा। यह कहकर पंडित जी आगे बढ़ गए। पहला ठग आगे चला गया। कुछ देर बाद दूसरा ठग पंडित जी के पास आया और बोला, पंडित जी, ये गाय का बछड़ा कहाँ से ले आए और इसे कंधे पर उठा कर क्यों घूम रहे हो? पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, आज क्या सारे मूर्ख मुझसे ही टकराएंगे? यह बछड़ा नहीं बकरी है। दूसरा ठग गुस्से में बोला, पंडित जी, लगता है गर्मी में वजन उठाने से आपका दिमाग खराब हो गया है, जो बछड़े को बकरी कह रहे हो। यह कहकर वह आगे चला गया। अब पंडित जी सोचने लगे, पता नहीं क्या बात है, पहला आदमी इसे कुत्ता कह रहा था, दूसरा आदमी इसे बछड़ा कह रहा है। पंडित जी यह सोचते हुए कुछ आगे बढ़े ही थे, तभी उन्हें तीसरे ठग ने घेर लिया और बोला, पंडित जी, यह सिर पर गधे का बच्चा उठाकर क्यों घूम रहे हो? कैसा जमाना आ गया है कि पंडित भी गधे को सर पर रखकर घूम रहे हैं। यह सुनकर पंडित जी ने कहा, तुझे बकरी गधा दिखाई दे रही है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो बकरी उठा रखी है, वो भी सर पर नहीं कंधे पर। यह सुनकर तीसरा ठग हंसने लगा और बोला, पंडित जी, गधा सर पर हो तो दिमाग कहाँ से चलेगा? लगता है गधे का असर दिमाग पर हो गया है, जो गधे को बकरी बोल रहे हो। यह कहकर वह भी आगे चला गया। उसके जाने के बाद ब्राह्मण ने सोचा, कहीं यह कोई पिशाचनी या भूत तो नहीं जो सबको अलग अलग जानवर के रूप में दिखाई दे रही है। मैं इसे घर ले गया तो मेरे घर में मुसीबत आ जाएगी। यह सोचकर ब्राह्मण ने बकरी को कंधे से उतार दिया और वहां से भाग लिया। उसने सोचा, कहीं पिशाचनी मेरे पीछे ना पड़ जाए। उसके जाने के बाद तीनों ठगों ने लपककर बकरी को पकड़ लिया और शाम की दावत की तैयारी करने लगे। धन्यवाद। ये सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी सच्चाई का उपहार। तहसीली मदरसा बराव के प्रधानाध्यापक मुंशी भवानी सहाय को बागवानी का कुछ व्यसन था। क्यारियों में भांति भांति के फूल और पत्तियां लगा रखी थी। दरवाजे पर लताएं चढ़ा दी थी। इससे मदरसे की शोभा अधिक हो गई थी। वह मिडिल कक्षा के लड़कों से भी अपने बगीचे को सींचने और साफ करने में मदद लिया करते थे। अधिकांश लड़के इस काम को रुचिपूर्वक करते। इससे उनका मनोरंजन होता था।
किंतु दर्जे में 4-5 लड़के जमींदार के भी थे। उनमें कुछ ऐसी दुर्जनता थी कि वह मनोरंजनकार भी उन्हें बेगार प्रतीत होता था। उन्होंने बालकाल से आलस्य में जीवन व्यतीत किया था। अमीरी का झूठा अभिमान दिल में भरा हुआ था। वो हाथ से कोई काम करना निंदा की बात समझते थे। उन्हें इस बगीचे से घृणा थी। जब उनके काम करने की बारी आती तो कोई ना कोई बहाना करके उड़ जाते। इतना ही नहीं, दूसरे लड़के को भी बहकाते और कहते, वाह, पढ़े फारसी बेचे तेल। यदि खुरपी कुदाल ही करना है तो मदरसे में किताबों से सिर मारने की क्या जरूरत। यहाँ पढ़ने आते हैं, कुछ मजदूरी करने नहीं आते। मुंशी जी इस अवज्ञा के लिए उन्हें कभी कभी दंड देते थे। इससे उनका द्वेष और भी बढ़ता था। अंत में यहाँ तक नौबत पहुंची कि एक दिन उन लड़कों ने सलाह करके उस पुष्प वाटिका को विध्वंस करने का निश्चय किया। 10 बजे मदरसा लगता था, किंतु उस दिन वो 8 बजे ही आ गए और बगीचे में घुसकर उसे उजाड़ने लगे। कहीं पौधे उखाड़ फेंके, कहीं क्यारियों को रौंद डाला, पानी की नालियां तोड़ डाली, क्यारियों की मेड़ें खोद डाली। मारे भय के छाती धड़क रही थी कि कोई देखता न हो। लेकिन एक छोटी सी फुलवारी को उजाड़ते कितनी देर लगती है। 10 मिनट में हरा भरा बाग नष्ट हो गया। तब ये लड़के शीघ्रता से निकले, लेकिन दरवाजे तक आए थे कि उन्हें अपने एक सहपाठी की सूरत दिखाई दी। ये एक दुबला पतला, दरिद्र और चतुर लड़का था। उसका नाम बाज बहादुर था। बड़ा गंभीर, शांत लड़का था। ऊधम पार्टी के लड़के उससे जलते थे। उसे देखते ही उनका रक्त सूख गया। विश्वास हो गया कि इसने जरूर देख लिया। ये मुंशी जी से कहे बिना ना रहेगा। बुरे फंसे, आज कुशल नहीं है। ये राक्षस इस समय यहाँ क्या करने आया था। आपस में इशारे हुए या सलाह हुई कि इसे मिला लेना चाहिए। जगत सिंह उनका मुखिया था। आगे बढ़कर बोला, बाज बहादुर, सवेरे कैसे आ गए? हमने तो आज तुम लोगों के गले की फांसी छुड़ा दी। लाला दिख किया करते थे, ये करो वो करो, मगर यार देखो कहीं मुंशी जी से जड़ मत देना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जयराम ने कहा, खा क्या देंगे, अपने ही तो हैं। हमने जो कुछ किया है वह सबके लिए किया है, केवल अपनी भलाई के लिए नहीं। चलो यार, तुम्हें बाजार की सैर करा दें, मुंह भी मीठा करा दें। बाज बहादुर ने कहा, नहीं, मुझे आज घर पर पाठ याद करने का अवकाश नहीं मिला। यहीं बैठकर मैं पाठ याद करूंगा। जगत सिंह, अच्छा मुंशी जी से कहोगे तो नहीं? बाज बहादुर, मैं स्वयं कुछ ना कहूंगा, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा तो। जगत सिंह, कह देना मुझे नहीं मालूम। बाज बहादुर, या झूठ मुझसे ना बोला जाएगा। जयराम, अगर तुमने चुगली खाई और हमारे ऊपर मार पड़ी तो हम तुम्हें पीटे बिना ना छोड़ेंगे। बाज बहादुर, हमने कह दिया कि चुगली ना खाएंगे, लेकिन मुंशी जी ने पूछा तो झूठ भी ना बोलेंगे। जयराम, तो हम तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ देंगे। बाज बहादुर, इसका तुम्हें अधिकार किसने दिया? 10 बजे जब मदरसा लगा और मुंशी भवानी सहाय ने बाग की यह दुर्दशा देखी तो क्रोध से आग हो गए। बाग के उजड़ने का इतना खेद न था जितना लड़कों की शरारत का। यदि किसी सांड ने यह दुष्कृत किया होता तो वो केवल हाथ मलकर रह जाते, किंतु लड़कों के इस अत्याचार को सहन ना कर सके। ज्यों ही लड़के दर्जे में बैठ गए, वो तेवर बदले हुए आए और पूछा, यह बाग किसने उजाड़ा है? कमरे में सन्नाटा छा गया। अपराधियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। मिडिल कक्षा के 25 विद्यार्थियों में कोई ऐसा न था जो इस घटना को न जानता हो, किंतु किसी में यह साहस न था कि उठकर साफ साफ कह दे। सब सिर झुकाए मौन धारण किए बैठे थे। मुंशी जी का क्रोध और भी प्रचंड हुआ। चिल्लाकर बोले, मुझे विश्वास है कि तुम्ही लोगों में से किसी ने यह शरारत की है। जिसे मालूम हो स्पष्ट कर दे, नहीं तो मैं एक सिरे से पीटना शुरू करूंगा। फिर कोई यह ना कहे कि हम निरपराध मारे गए। एक लड़का भी ना बोला। वही सन्नाटा। मुंशी जी, देवी प्रसाद तुम जानते हो? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। बाज बहादुर, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तुम्हें मालूम है
बाज बहादुर खड़ा हो गया। उसके मुखमंडल पर वीरत्व का प्रकाश था, नेत्रों में साहस झलक रहा था। बोला, जी हाँ। मुंशी जी ने कहा, शाबाश। अपराधियों ने बाज बहादुर की ओर रक्तवर्ण आंखों से देखा और मन में कहा, अच्छा बेटा। भवानी सहाय बड़े धैर्यवान मनुष्य थे, यथाशक्ति लड़कों को यातना नहीं देते थे, किंतु ऐसी दुष्टता का दंड देने में वह लेस मात्र भी दया न दिखाते थे। छड़ी मंगाकर पांचों अपराधियों को 10-10 छड़ियां लगाई, सारे दिन बेंच पर खड़ा रखा और चाल चलन के रजिस्टर में उनके नाम के सामने काले चिन्ह बना दिए। बाज बहादुर से शरारत पार्टी वाले लड़के यूं ही चला करते थे। आज उसकी सच्चाई के कारण उसके खून के प्यासे हो गए। यंत्रणा में सहानुभूति पैदा करने की शक्ति होती है। इस समय दर्जे के अधिकांश लड़के अपराधियों के मित्र हो रहे थे। उनमें षड्यंत्र रचा जाने लगा कि आज बाज बहादुर की खबर ली जाए, ऐसा मारो कि फिर मदरसे में मुंह ना दिखावे। यह हमारे घर का भेदी है, दगाबाज है, बड़ा सच्चे की दुम बना है। आज सच्चाई का हाल मालूम हो जाएगा। बेचारे बाज बहादुर को इस गुप्त लीला की जरा भी खबर न थी। विद्रोहियों ने उसे अंधकार में रखने का पूरा यत्न किया था। छुट्टी होने के बाद बाज बहादुर घर की तरफ चला। रास्ते में एक अमरूद का बाग था, वहां जगत सिंह और जयराम कई लड़कों के साथ खड़े थे। बाज बहादुर चौंका, समझ गया कि लोग मुझे छेड़ने पर उतारू हैं, किंतु बचने का कोई उपाय न था। कुछ हिचकता हुआ आगे बढ़ा। जगत सिंह बोला, आओ लाला, बहुत राह दिखाई, आओ सच्चाई का इनाम लेते जाओ। बाज बहादुर बोला, रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो। जयराम, जरा सच्चाई का मजा तो चखते जाइए। बाज बहादुर, मैंने तुमसे कह दिया था कि जब मेरा नाम लेकर पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। जयराम, हमने भी तो कह दिया था कि तुम्हें इस काम का इनाम दिए बिना ना छोड़ेंगे। ये कहते ही वह बाज बहादुर की तरफ घूंसा तान कर बढ़ा। जगत सिंह ने उसके दोनों हाथ पकड़ने चाहे। जयराम का छोटा भाई शिवराम अमरूद की एक टहनी लेकर झपटा। शेष लड़के चारों तरफ खड़े होकर तमाशा देखने लगे। ये रिजर्व सेना थी जो आवश्यकता पड़ने पर मित्र दल की सहायता के लिए तैयार थी। बाज बहादुर दुर्बल लड़का था, उसकी मरम्मत करने को वह 3 मजबूत लड़के काफी थे। सब लोग यही समझ रहे थे कि क्षण भर में ये तीनों उसे गिरा लेंगे। बाज बहादुर ने जब देखा कि शत्रुओं ने अस्त्र प्रहार करना शुरू कर दिया तो उसने कनखियों से इधर उधर देखा। तब तेजी से झपटकर शिवराम के हाथ से अमरूद की टहनी छीन ली और 2 कदम पीछे हटकर टहनी ताने हुए बोला, तुम मुझे सच्चाई का इनाम या सजा देने वाले कौन होते हो? दोनों ओर से दांव पेच होने लगे। बाज बहादुर था तो कमजोर पर अत्यंत चपल और सतर्क। उस पर सत्य का विश्वास हृदय को और बलवान बनाए हुए था। उछल उछल कर वार करता और हटाता रहा, लेकिन अमरूद की टहनी कहाँ तक थाम सकती। जरा देर में उसकी धज्जियां उड़ गई। जब तक वह उसके हाथ में तलवार रही कोई उसके निकट आने की हिम्मत ना करता था। निहत्था होने पर वह ठोकरों और घूंसों से जवाब देता रहा, मगर अंत में अधिक संख्या ने विजयी पाई। बाज बहादुर की पसली में शिवराम का एक घूंसा ऐसा पड़ा कि वह बेदम होकर गिर पड़ा। आंखें पथरा गई और मूर्छा सी आ गई। शत्रुओं ने यह दशा देखी तो उनके हाथों के तोते उड़ गए। समझे इसकी जान निकल गई, बेतहाशा भागे। कोई 10 मिनट के पीछे बाज बहादुर सचेत हुआ। कलेजे पर चोट लग गई, घाव ओछा पड़ा था, तिस पर खड़े होने की शक्ति न थी। साहस करके उठा और लंगड़ाता हुआ घर की ओर चला। उधर या विजयी दल भागते भागते जयराम के मकान पर पहुंचा। रास्ते में ही सारा दल तितर बितर हो गया। कोई इधर से निकल भागा, कोई उधर से। कठिन समस्या आ पड़ी थी। जयराम के घर तक केवल 3 सुदृढ़ लड़के पहुंचे। वहां पहुंचकर उसकी जान में जान आई। जयराम, कहीं मर ना गया हो? मेरा घूंसा बैठ गया था। जगत सिंह, तुम्हें पसली में नहीं मारना था, अगर तिल्ली फट गई होगी तो ना बचेगा। जयराम, यार मैंने जान के थोड़े ही मारा था, संयोग ही था, अब बताओ क्या किया जाए?
जगत करना क्या है, चुपचाप बैठे रहो। जयराम, कहीं मैं अकेला तो ना फंसूंगा। जगत, अकेले कौन फंसेगा, सब साथ चलेंगे। जयराम, अगर बाज बहादुर मरा नहीं है तो उठकर सीधे मुंशी जी के पास जाएगा। जगत, और मुंशी जी कल हम लोगों की खाल अवश्य उधेड़ेंगे। जयराम, इसलिए मेरी सलाह है कि कल मदरसे जाओ ही नहीं, नाम कटा के दूसरी जगह चले चलें, नहीं तो बीमारी का बहाना करके बैठे रहें। महीने 2 महीने के बाद जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो देखा जाएगा। शिवराम, और जो परीक्षा होने वाली है। जयराम, ओहो, इसका तो ख्याल ही ना था, 1 ही महीना तो और रह गया है। जगत, तुम्हें अब की जरूर वजीफा मिलता। जयराम, हाँ, मैंने बहुत परिश्रम किया था। तो फिर? जगत, कुछ नहीं, तरक्की तो हुई ही जाएगी, वजीफे से हाथ धोना पड़ेगा। जयराम, बाज बहादुर के हाथ लग जाएगा। जगत, बहुत अच्छा होगा, बेचारे ने मार भी तो खाई है। दूसरे दिन मदरसा लगा। जगत सिंह, जयराम और शिवराम तीनों गायब थे। वली मोहम्मद पैर में पट्टी बांधे आए थे, लेकिन भय के मारे बुरा हाल था। कल के दर्शक गण भी थरथरा रहे थे कि कहीं हम लोग भी गेहूं के साथ घुन की तरह ना पिस जाएं। बाज बहादुर नियमानुसार अपने काम में लगा हुआ था। ऐसा मालूम होता था मानो उसे कल की बातें याद ही नहीं है। किसी से उनकी चर्चा ना की। हाँ, आज वह अपने स्वभाव के प्रतिकूल कुछ प्रसन्नचित दिखाई पड़ता था। विशेषता कल के योद्धाओं से वह अधिक हिला मिला हुआ था। वह चाहता था कि ये लोग मेरी ओर से निशंक हो जाएं। रात भर की विवेचना के पश्चात उसने यही निश्चय किया था, और जब संध्या समय वह घर चला तो उसे अपनी उदारता का फल मिल चुका था। उसके शत्रु लज्जित थे और उसकी प्रशंसा करते थे, मगर वो तीनों अपराधी दूसरे दिन भी न आए। तीसरे दिन भी उनका कहीं पता न था। वो घर से मदरसे को चलते, लेकिन देहात की तरफ निकल जाते। वहां दिन भर किसी वृक्ष के नीचे बैठे रहते अथवा गुल्ली डंडे खेलते। शाम को घर चले आते। उन्होंने यह पता तो लगा लिया था कि इस समर के अन्य सभी योद्धागण मदरसे आते हैं और मुंशी जी उनसे कुछ नहीं बोलते, किंतु चित्त से शंका दूर न होती थी। बाज बहादुर ने जरूर कहा होगा, हम लोगों के जाने की देर है। गए और बेभाव की पड़ी, ये सोचकर मदरसे आने का साहस न कर सकते। चौथे दिन प्रातःकाल तीनों अपराधी बैठे सोच रहे थे कि आज किधर चलना चाहिए। इतने में बाज बहादुर आता हुआ दिखाई दिया। इन लोगों को आश्चर्य तो हुआ, परंतु उसे अपने द्वार पर आते देख कुछ आशा बन गई। ये लोग अभी बोलने भी ना पाए थे कि बाज बहादुर ने कहा, क्यों मित्रों, तुम लोग मदरसे क्यों नहीं आते? 3 दिन से गैरहाजिरी हो रही है। जगत, मदरसे क्या जाएं, जान भारी पड़ी है, मुंशी जी एक हड्डी भी ना छोड़ेंगे। बाज बहादुर, क्यों? वली मोहम्मद, दुर्गा सभी तो आते हैं, मुंशी जी ने किसी को भी कुछ नहीं कहा। जयराम, तुमने उन लोगों को छोड़ दिया होगा, लेकिन हमें भला तुम क्यों छोड़ने लगे? तुमने एक एक की 3-3 जड़ी होगी। बाज बहादुर, आज मदरसे चलकर इसकी परीक्षा ही कर लो। जगत, ये झांसे रहने दीजिए, हमें पिटवाने की चाल है। बाज बहादुर, तो मैं कहीं भागा तो नहीं जाता। उस दिन सच्चाई की सजा दी थी, आज झूठ का इनाम दे देना। जयराम, सच कहते हो, तुमने शिकायत नहीं की। बाज बहादुर, शिकायत की कौन बात थी? तुमने मुझे मारा, मैंने तुम्हें मारा। अगर तुम्हारा घूंसा ना पड़ता तो मैं तुम लोगों को रणछेद से भगाकर दम लेता। आपस के झगड़ों की शिकायत करने की मेरी आदत नहीं है। जगत बोला, चलूं तो यार, लेकिन विश्वास नहीं आता, तुम हमें झांसा दे रहे हो, कचूमर निकलवा लोगे। बाज बहादुर, तुम जानते हो झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। यह शब्द बाज बहादुर ने ऐसे विश्वास से कहे कि उन लोगों का भ्रम दूर हो गया। बाज बहादुर के चले जाने के पश्चात तीनों देर तक उसकी बातों की विवेचना करते रहे। अंत में यही निश्चय हुआ कि आज चलना चाहिए। ठीक 10 बजे तीनों मित्र मदरसे पहुंच गए, किंतु चित्त में आशंकित थे। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मुंशी जी कमरे में आए,
लड़कों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। उन्होंने तीनों मित्रों की ओर तीव्र दृष्टि से देखकर केवल इतना कहा, तुम लोग 3 दिन से गैर हाजिर हो। देखो दर्जे में जो इम्तिहानी सवाल हुए हैं उन्हें नकल कर लो, फिर पढ़ाने में मग्न हो गए। जब पानी पीने के लिए लड़कों को आध घंटे का अवकाश मिला तो तीनों मित्र और उनके सहयोगी जमा होकर बातें करने लगे। जयराम, हम तो जान पर खेलकर मदरसे आते थे, मगर बाज बहादुर है बात का धनी। वली मोहम्मद, मुझे तो ऐसा मालूम होता है वह आदमी नहीं देवता है। ये आंखों देखी बात ना होती तो मुझे कभी इस पर विश्वास ना आता। जगत भलमनसी इसी को कहते हैं। हमसे बड़ी भूल हुई कि उसके साथ ऐसा अन्याय किया। दुर्गा, चलो उससे क्षमा मांगे। जयराम बोला, हाँ, यह तुम्हें खूब सूझी। आज ही जब मदरसा बंद हुआ तो दर्जे के सब लड़के बाज बहादुर के पास गए। जगत सिंह उनका नेता बनकर बोला, भाई साहब, हम सब के सब तुम्हारे अपराधी हैं। तुम्हारे साथ हम लोगों ने जो अत्याचार किया उस पर हम हृदय से लज्जित हैं। हमारा अपराध क्षमा करो। तुम सज्जनता की मूर्ति हो। हम लोग उजड्ड, गंवार और मूर्ख हैं। हमें अब क्षमा प्रदान करो। बाज बहादुर की आंखों में आंसू भर आए। बोला, मैं पहले भी तुम लोगों को अपना भाई समझता था और अब भी वही समझता हूँ। भाइयों के झगड़े में क्षमा कैसी? सब के सब उसके गले मिले। इसकी चर्चा सारे मदरसे में फैल गई। सारा मदरसा बाज बहादुर की पूजा करने लगा। वह अपने मदरसे का मुखिया, नेता और सिरमौर बन गया। पहले उसे सच्चाई का दंड मिला, अब की सच्चाई का उपहार मिला। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी सच्चाई का उपहार।